इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा। गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा के संदर्भ में अब तक हम 5 बार मिल चुके हैं और आज 6ठी बार मिल रहे हैं। मित्रों, वैसे तो गांधी जी के दर्शन के सिलसिले में अब तक अपन 53 बार मिल चुके हैं और आज 54वीं बार मिल रहे हैं। तो बात चल रही थी गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा की। पिछली 5 मुलाकातों का जो निष्कर्ष है वह यह है कि गांधी जी एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जिसमें सभी जीवों का सभी प्रकार से उन्नयन हो, मतलब सभी आगे बढ़े और सभी तरह से आगे बढ़े। यही सर्वोदय है। मित्रों, गांधी जी का यह कहना है कि हम देखते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोगों के पास तो चीजों का अभाव है, जैसे भोजन का अभाव है, सम्मान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, और कुछ लोग भोजन ग्रहण कर करके बीमार हो रहे हैं। उनके पास इतना ज्यादा है। कुछ लोगों के पास धन बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास सम्मान बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास ज्ञान बहुत ज्यादा है। अब कोई ये सोच ले कि मैं ही धनी रहूं, मैं ही सम्मानित रहूं, मैं ही ज्ञानी रहूं, यह गांधी जी ठीक नहीं समझते। आपके पास यदि अन्न ज्यादा है तो आप उसे उन लोगों को दीजिए जिनके पास कम है, भले ही वह आपका कमाया हुआ हो, क्योंकि आपने जो कमाई की है वह बिना लोगों के सहयोग के नहीं की है। इस समाज में आप अकेले नहीं हो सकते। आपने जो सम्मान हासिल किया है वह सम्मान यदि सम्मान देने वाले न हो तो रहेगा क्या? आपने जो धन इकट्ठा किया है वह आपका नहीं रहने वाला है। यदि आप दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आपका सम्मान भी नहीं रहेगा। आप ज्ञानी हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, आप खूब पढ़ लिख लिए, पता नहीं आपने क्या क्या पढ़ लिया होगा जीवन में, लेकिन यदि आपने अपना ज्ञान दूसरों को नहीं दिया है जिनके पास वह नहीं है, तो आपके ज्ञानी होने का कोई अर्थ नहीं है। सारी दुनिया की सामग्री, सारी दुनिया का सामान आप अपने पास ही इकट्ठा कर लेंगे क्या? फिर यह सफर कैसे कटेगा? बोझ के साथ सफर थोड़े कटता है। नीरज जी की कुछ पंक्तियां हैं और मुझे वे गांधी जी की बात करते समय याद आ रही हैं। वे कहते हैं कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।
और मर्म की बात तो अब सुनिए कि उससे मिलना नामुमकिन है। किससे? उस परम पिता परमेश्वर से, उस ईश्वर से, उस सत्य से, उस प्रेम से, जिसे गांधी जी ईश्वर कहते हैं। गांधी जी कहते हैं सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है, अहिंसा ईश्वर है। तो जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा। तो अपना ही अपना ध्यान न रखा जाए, सबका ध्यान रखा जाए, यही गांधी जी कहते हैं। गांधी जी लिखते भी हैं कि भाई आपने ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक, पहला जो उसमें लिखा हुआ है, मंत्र कह लीजिए, वैसे अंतर है श्लोक और मंत्र में, उसमें कहा गया है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग के साथ भोग करो, और तू किसी दूसरे के धन की इच्छा मत कर। जगत में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ उस ईश्वर ने ढक रखा है, सब उसका है। तो ये बातें करते करते गांधी जी के हमने सर्वोदय के दर्शन को समझा था, और उस दर्शन की जो प्रायोगिक पृष्ठभूमि है उस पर भी हमने चर्चा की थी। और हम बात कर रहे थे मशीनीकरण की और औद्योगिकरण की, और हम अपनी जमीन छोड़ चुके हैं, और ये बहुत गलत है। तो गांधी जी मशीनों के संदर्भ में ये कहते हैं कि भाई मैं ये कभी नहीं कहता कि आप इन मशीनों को पूरी तरह नष्ट कर दीजिए। वे कहते हैं कि मैं उन मशीनों के नहीं रहने से प्रसन्न होऊंगा जो मशीनें मानव का श्रम छीनती हैं। यदि कोई अच्छा हल बनाता है तो असुविधा नहीं है, क्योंकि उससे किसान के रोजगार पर, किसान के काम पर फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने एक ट्रैक्टर खरीदा और एक आदमी रखा, उस एक आदमी को उसका पारिश्रमिक दिया, मेहनताना दिया, और 10 आदमी बेरोजगार बैठे हैं। तो इस तरह की मशीन गांधी जी को नहीं चाहिए, उनका यह कहना था। गांधी जी ने कहा कि भाई यदि ये जो तकवा है ये कोई अच्छा बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे तकवे पर काम करने वाले लोग कम नहीं होंगे, बेशक वे अपना उत्पादन बढ़ा लें। उनका ये कहना था कि मशीन तो जो है ना वो एक तरह से सांप की बांबी जैसी है, उसमें से एक भी सांप निकल जाए 100 भी निकल जाए, तो आप मशीनों के भरोसे मत रहिए। एक बात उन्होंने और कही कि भाई मैं ऐसी किसी फैक्ट्री को पसंद नहीं करता जो सैकड़ों मजदूरों को काम देती है लेकिन हजारों को बेकार कर देती है। इससे समाज में संकट पैदा होता है। और फिर वह जो बराबरी की बात है, जो साम्यवाद चाहते हैं गांधी जी, गांधी जी का साम्यवाद वह क्रांति वाला, तलवार वाला, बंदूक वाला, नारों वाला, झंडे वाला साम्यवाद नहीं है। गांधी जी का साम्यवाद है अहिंसा का साम्यवाद। अहिंसा के माध्यम से हासिल किया गया, स्थापित किया गया, बनाया गया साम्यवाद गांधी जी पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि विशाल पैमाने पर यदि उत्पादन करने के लिए आप दुनिया भर की मशीनें लाते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा।
वो कहते हैं कि मैं ऐसे सीधे साधे औजारों, उपकरणों और यंत्रों का स्वागत करता हूं जो व्यक्ति के श्रम को बचाते हैं और लाखों झोंपड़ियों के काम का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन रोजगार को छीनने वाली मशीनों को मैं मंजूर नहीं करता, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको अपना पसीना बहाकर रोटी कमाने के लिए बनाया है। लोग पसीना बहाने के लिए तैयार बैठे हों और मशीनें उनकी जगह काम कर रही हों, तो निश्चित रूप से ये मशीनें लोगों के हाथ पैरों को बेकार कर देंगी और फिर दुनिया का क्या बनेगा, इसकी आप कल्पना करके देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं न तो अत्यधिक उत्पादन के पक्ष में हूं और न ही उस उत्पादन के लिए लगाई जाने वाली मशीनों के पक्ष में हूं। वो कहते हैं ज्यादा प्रोडक्शन करते ही क्यों हो आप जिस क्षेत्र में जो चीज चाहिए उस चीज का उत्पादन तो वहीं करो और वहीं उसका वितरण करो, और वितरण करने का काम भी समाज के हाथ में होना चाहिए। और फिर आपको जो जो चीजें चाहिए वे आप दूसरी जगह से लीजिए, अपनी चीजें दीजिए, उनकी चीजें लीजिए। तो किसी ने पूछा गांधी जी से कि ये जो वस्तु विनिमय की पद्धति आप बता रहे हैं गांधी जी, ये तो बहुत पुरानी पद्धति है, ये कैसे चलेगी मुद्रा के युग में? तो गांधी जी ने कहा कि क्यों नहीं चलेगी। जब आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हो तब तो चीजों का लेना देना करते हो, और आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में सुविधा हो रही है, अंतः क्षेत्रीय व्यापार करने में सुविधा हो रही है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार करने में सुविधा हो रही है। एक ही क्षेत्र के भीतर चीजों का लेन देन आपको नहीं जचता, दो क्षेत्रों के भीतर चीजों का लेन देन आपको नहीं जचता, और आप दुनिया के स्तर पर जब समझौते करते हैं व्यापारिक, तब आप चीजों के लेन देन के समझौते करते हैं, तो ये चीज है वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ये बहुत सारे प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फिर प्रोडक्शन है वह एक ही जगह केंद्रित क्यों हो जाए? जूता बनाने वाला जूतों के ढेर लगा रहा है और कागज बनाने वाला कागज का ढेर लगा रहा है। जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत नहीं है अपने क्षेत्र में वही चीजें उत्पादन किए जा रहा है। वो जिसने किसी ने मान लीजिए दूध का धंधा कर लिया बहुत बड़े स्तर पे, तो फिर वह दुनिया भर का दूध इकट्ठा किए जा रहा है और फिर उस दूध को बेचने के लिए वह कोशिश करता है कि मैं कोई ऐसे उत्पाद बनाऊं या मैं जो कुछ भी ऐसा करूं कि बिक जाए। ये कैसे चल सकता है? अब आप देखिए, मैं खुद देखता हूं अनेक अनेक गांवों में कि गांव में दूध का उत्पादन हो रहा है, यानी दूध लोगों ने ये काम कर रखा है, वे मवेशी पालते हैं और उनसे दूध निकालते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मान ली बात, गांव से जो दूध बन रहा है, गांव में जो दूध आ रहा है, वह दूध ऐसे का ऐसे शहरों में जा रहा है और शहरों से फिर बड़े शहरों में जा रहा है। यानी जिस जगह पर जो चीज उत्पादित हो रही है वह चीज उस जगह पर नहीं बिक रही है। बेचना नहीं चाहता अगला कि यहां सस्ता बिकेगा और बाहर महंगा बिकेगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। कई चीजें ऐसी है जो जिस जगह पे उत्पादित हो रही है वहां पे वे चीजें मिलती नहीं है कि साहब वे तो बाहर जाती हैं। ये ठीक नहीं है। मैं एक बार शिमला गया, वहां मैं रहा कुछ दिन, तो वहां मैंने बाजार में पूछा, मैंने कहा भाई हम शिमला के सेब के बारे में सुनते हैं, जो जो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है आपकी सेब की, सबसे अच्छी जो नस्ल है वह तो दिखाइए। तो उस ठेले वाले ने बड़ी मासूमियत से कहा, साहब वह तो बाजार में आता ही नहीं है, वह तो सीधा का सीधा पैक होके और बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है, सीधा सेब के बागानों से चला जाता है। आप यदि कस्बों में जाएंगे और गांव में जाएंगे हिमाचल के, तो आप वहां बगीचे तो देख सकेंगे सेब के, यहां नहीं आता। ये कैसा देश बना रहे हैं? जिस
जगह पर सेब का उत्पादन हो रहा है और जो मजदूर उत्पादन कर रहे हैं उन मजदूरों के बच्चों को भी वह सेब नहीं मिलता है जो उनके पिता उनके माता उत्पादित कर रहे हैं। तो यह स्थिति ठीक नहीं है। तो गांधी जी ने कहा भाई मैं ज्यादा उत्पादन का समर्थक भी हूं, लेकिन उत्पादन होना किस तरह से चाहिए। आप वह चरखे का युग था, चरखे के माध्यम से उन्होंने स्वावलंबन का बहुत बड़ा संदेश दिया। और आज यदि मैं चरखे की बात आप लोगों के पास करने लगूंगा ना, तो आप मुझे ये कहेंगे कि इस आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, निश्चित रूप से ये कहेंगे। गांधी जी ये कहते भाई अपने को जो कपड़ा पहनना है वो यदि अपन ने बनाया है तो उसमें क्या बुराई है। हम अपना अपना जो भोजन खाते हैं वह अन्न यदि अपन उगा लें, अपने आसपास में उगा लें, उसी को काम ले लें तो क्या आपत्ति है। एक वकील, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर क्यों नहीं कर सकता ये, उसको ये करना चाहिए ना, नहीं करता। तो उन्होंने कहा गांधी जी ने कि भाई आप घर घर में चरखा रखिए और लोगों को कहिए कि जब समय मिले आप चरखा काटिए। यदि लाखों घरों में चरखा होगा और एक दिन में जितना वे काटेंगे आप उसको जोड़िए, वह उत्पादन कितना उत्पादन होता है। और सारा उत्पादन मनुष्यों द्वारा किया हुआ होता है, उसमें मशीनें नहीं लगी हुई है। तो श्रम है वह तो एक तरह से ईश्वर का रूप है भाई। मशीनें लाकर हम श्रम का अपमान कर रहे हैं। मशीनें उतनी ही ठीक जितनी हमें जरूरत है, और यदि बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी कोई आवश्यकता है तो यह राज्य का काम है। वैसे तो गांधी जी चाहते हैं कि सरकार नाम की चीज हो ही नहीं, लेकिन यदि है, क्योंकि यह संभव नहीं है आज के युग में, और कम से कम अभी तो, भविष्य में कभी गांधी जी की कल्पना साकार होगी तो बात अलग है। तो आप देखिए कि ये जो उत्पादन की जो स्थिति बन रही है ना, कि एक ही मशीन है वह अनेक लोगों का काम कर दे, यह स्थिति ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक एक घर में चरखा चलाइए, एक व्यक्ति के उत्पादन को आप लाखों से गुणा कीजिए, देखिए कितना उत्पादन होता है। एक बात उन्होंने और कही कि भाई ये जो इस देश के 7 लाख गांव हैं, इन गांवों में जो लोग हैं वे लोग क्या किसी मशीन से भी कम सम्मान पाने वाले हैं क्या, जिनको काम नहीं मिलता। तो यह जरूरी है कि भाई हम अपने आसपास यदि चीजों का उत्पादन कर सकें और वे चीजें उस अपने आसपास के क्षेत्र में खप सकें, तो फिर उनको वहीं खपाना चाहिए। ये गांधी जी ने एक बात कही थी। और फिर आप अधिशेष उत्पादन करके हासिल क्या कर लेंगे, या आप बहुत ज्यादा सम्मानित होकर हासिल क्या कर लेंगे। आपको सम्मान तो अपने आप मिलेगा ना, आप सम्मान के पीछे भागेंगे तो आप किसी का अपमान करके ही वह सम्मान हासिल करेंगे, यदि वह सम्मान आपने स्वाभाविक रूप से अपने कर्म से, अपनी मेहनत से हासिल नहीं किया है तो। और फिर एक सीमा के बाद में लोगों को इन चीजों से विरक्ति होने लग जाती है। यह भी देखा गया है। वो एक गीत है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, फिल्म है प्यासा, 1957 में आई थी। गुरुदत्त तो उसके नायक थे और वहीदा रहमान नायिका थी। गुरुदत्त ने ही वह फिल्म बनाई थी, बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार थे, लेकिन गुरुदत्त ने आत्महत्या की थी एक ऊंचाई पर जाने के बाद। आप सोचिए, ऐसा लोग, सफल लोग ऐसा क्यों करते हैं, फिर कितना चाहिए उनको। तो उस फिल्म में एक गीत है, साहिर साहब का है लिखा हुआ, और उसको संगीत दिया था SD बर्मन जी ने, सचिन देव बर्मन ने। वो गुरुदत्त बड़ी निराशा में ये गीत गाते हुए दिखते हैं पर्दे पर, कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। उनका, आप जैसे 3 पंक्तियां मैं बोलूंगा, चौथी पंक्ति सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको सुना हुआ नहीं है तो नई पीढ़ी के बच्चे तो कहां से सुनेंगे। ये
तो हमारे जन्म से भी काफी पहले का गीत है कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। जो समाज मशीन के पीछे पड़ गया और आदमी का उसने महत्व गिरा दिया, तो वह इंसान का दुश्मन ही हो गया। ये महल बना लिए, कोई कोई मंत्री बन गया, कोई कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, कोई ठेकेदार बन गया। तो ये क्या कर लोगे प्राप्त करके? तो ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये मिल जाएगी फिर क्या हो जाएगा? आगे कहते हैं, उसमें कई पद हैं, मैं एक और सुनाऊंगा कि यहां एक खिलौना है इंसान की हस्ती। मशीन का दास हो गया भाई। आप इस गांधी दर्शन से जोड़ के देखे ना चीज को, कि यहां एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। मशीन में जान थोड़ी होती है, उसको पूज रहे लोग कि यहां एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहां पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तो जीवन से जहां मौत सस्ती हो जाए, उस दुनिया को पाकर इंसान करेगा क्या? और गांधी जी यही कहते हैं कि दुनिया को ऐसा मत बनाओ। ये प्रश्न गांधी जी के सामने बार बार आया कि आपकी बातें अव्यावहारिक हैं, ये नहीं हो सकता। तो गांधी जी ने कहा कि जब प्रयोग ही नहीं होंगे तो फिर होगा कैसे? इस दिशा में प्रयोग तो प्रारंभ हो, जब प्रयोग होंगे तो हो जाएगा। लोग अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, लोग अपरिग्रह के रास्ते पर चलेंगे। और व्यक्तिगत स्तर पर तो लोगों ने करके दिखाया है, इसको सामाजिक स्तर पर लागू करना ही तो कठिन लग रहा है। तो जितना हो जाए उतना ठीक है, गांधी जी ने ये कहा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई बात सिर्फ देश के भीतर की नहीं है, बात तो देशों के भीतर की है, देशों के बीच की बात है। कि एक देश जो जो पूंजी का स्वामी हो गया, वह उस पूंजी के सहारे दूसरे देश का शोषण करना चाहता है। ये जो राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रों के शोषण करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी खतरनाक है। एक व्यक्ति का शोषण नहीं हो रहा, पूरे राष्ट्र का शोषण हो रहा है। तो इसका जवाब कोई राष्ट्र इस रूप में देना चाहे कि वह भी पूंजीपति हो जाए, तो नहीं हो सकते सारे राष्ट्र पूंजीपति। लेकिन यदि पूंजीपति राष्ट्र तरीके से विचार करें, ढंग से सोचें और अपनी पूंजी उन राष्ट्रों को दें जो राष्ट्र निर्धन हैं या जिनके संसाधन कम हैं या वे अपने संसाधनों को काम नहीं ले पा रहे हैं, तो अच्छा समाज बन सकता है, अच्छी दुनिया बन सकती है। नहीं तो ये जो कला है ना दुनिया में, यह ऐसे ही चलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये गांधी जी ने कहा। वर्तमान अव्यवस्था का कारण राष्ट्रों के बीच की प्रतिस्पर्धा भी है। और अंग्रेजों ने क्या किया भारत में? वे क्यों आए भारत में, क्यों फैल गए हुए एक यूरोप के एक टापू पर रहने वाले लोग, और कहां पूरी दुनिया में राज करने लग गए, जिनके शासन का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ये देख लीजिए आप, वो उस जगह भी राज कर रहे हैं जहां सूर्योदय हो रहा है, और वैसी जगह भी राज कर रहे हैं जहां सूर्यास्त हो रहा है। कारण क्या है? ये प्रतिस्पर्धा ही तो थी माल को खपाने की, और कोई कारण नहीं था। वो सब कारण बाद में उत्पन्न हुए हैं। यदि वे यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाकर रहने लगे, तो उसकी वजह यही थी कि वे आर्थिक शोषण करना चाहते थे बस, और उनके पास वही तरीका था। तो गांधी जी ने कहा कि कोई बढ़िया किस्म का हल बनाओ ना, वह किसी का रोजगार नहीं छीन रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ये कह दे कि मैं तो एक ऐसी मशीन बना दूंगा कि एक ही आदमी है वो सारे हिंदुस्तान की जमीन को जोत देगा, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप उनको बैठे बैठे खिला दोगे, और बैठे बैठे खिलाओगे तो और भी बड़ा पाप करोगे। ये ध्यान रखना है। गांधी जी ने कहा कि भाई आपको कोई आविष्कार करना है, आप खोज करिए, आप विज्ञान को रोकिए मत, लेकिन कोई ऐसी खोज तो करिए जिससे सबको लाभ हो। कुछ लोगों को ही लाभ हो, कुछ लोगों के पास ही पूंजी इकट्ठी हो जाए, यह तो कोई आविष्कार नहीं हुआ।
यह आविष्कार तो दुनिया का विनाश करने वाला आविष्कार है। यदि आप ऐसी जहरीली गैसें बना रहे हो जो एक ही बार में हजारों लोगों को मार देंगी, तो इस आविष्कार का, इस मानव बुद्धि के उत्कृष्ट होने का या उन्नत होने का मतलब क्या है फिर? यदि कोई देश कोई वायरस बना देता है जो पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर देता है, पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता है, पूरी दुनिया में लोग मरने लग जाते हैं, तो ऐसी उसकी बुद्धि किस काम की? इस बुद्धि को उसने किसी रोग को दूर करने के काम में क्यों नहीं लगाया? रोग उत्पन्न करने के काम में क्यों लगाया? इसके पीछे मूल कारण यही है कि दुनिया की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था डगमगा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर उठ आएगी। और यह करने के लिए कोई देश अपने ही देश के नागरिकों को भी इस बीमारी का शिकार बना देने को तैयार रहता है और उनको ठीक भी कर लेता है, जो बचे हुए लोगों को, और फिर बाकी दुनिया में बीमारी फैल रही है। तो ये प्रतिस्पर्धा ठीक नहीं है, ये खतरनाक है, ये ध्यान रखने की बात है। गांधी जी ने कहा कि मशीन है क्या, ये बताओ आप। एक अर्थ में देखा जाए तो मनुष्य आज तक की बनी हुई मशीनों में सबसे बढ़िया मशीन है, लेकिन इस मशीन को तो आपने छोड़ दिया और दूसरी ऐसी मशीनें काम में ले लो जिनमें प्राण नहीं है, जबकि मनुष्य तो प्राणवान है, वह तो विवेकशील है। आपकी मशीन हो सकता है कि कोई दुर्घटना कर दे, लेकिन मनुष्य से नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि मशीन व्यक्ति की कार्य कुशलता को बढ़ा नहीं रही है, उसको नष्ट कर रही है। अब कुछ लोगों की तो मशीन के माध्यम से वह भी मशीन के सहारे कार्य कुशलता बढ़ रही है और बाकी लोगों की घट रही है, तो सर्वोदय कैसे आएगा फिर? बराबरी का स्तर तो आप आने ही नहीं दे रहे हो। आप तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको लगातार बढ़ाए जा रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मशीन जो है ना, वह निश्चित रूप से आपको बेकार करेगी ही करेगी, क्योंकि यह उसका नियम है, अपने नियम से थोड़ी फिर जाएगी वो। मैं आपको बताऊं, वह तो एक ऐसा मशीन तो दैत्य है, उसका कोई जवाब नहीं है, ये आप देखिए। तो कहा कि मशीन को तो जो उसकी जगह है ना वहीं बिठा देना चाहिए, उसको समाज के केंद्र में मत लाओ आप। और गांधी जी ने कहा कि भाई आप देखिए कि मनुष्य ही क्यों, कोई कोई पशु है, कोई पक्षी है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। वे कहते हैं कि जब युधिष्ठिर का आपको वह प्रसंग ध्यान में नहीं है, जब उन्होंने कह दिया कि मैं मेरे इस कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। क्या वजह इसकी? युधिष्ठिर को कुत्ता पालने का शौक था, इसलिए नहीं कहा उसने, उसका धर्म था उस जीव की रक्षा करना, तब उसने कहा। तो ये जो बात है, ये 25 अगस्त 1946 का जो हरिजन का अंक है उसको देखिए आप किसी पुस्तकालय में जाकर, या अब तो उस पर इंटरनेट पर उपलब्ध है। गांधी जी लिख रहे हैं उसमें युधिष्ठिर की बात। वे कहते हैं कि भाई अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम ये बातें तो 1946 में कहा, 17 नवंबर 1946 को यंग इंडिया में उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि भारत भी आने वाले समय में और इन मशीनों का प्रतिरोध कर सकेगा। गांधी जी जैसे व्यक्ति में इस तरह की निराशा आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वे जो देख रहे थे उससे वे मुख भी नहीं मोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने जो सच लगा वो सच उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आदमी श्रम करता है उसका आध्यात्मिक बल बढ़ता है। निकम्मा आदमी है वह तो तामसी वृत्ति की ओर ही जाएगा, कभी भी सात्विक नहीं हो सकेगा वह, ये ध्यान रखने की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसी किसी मशीन का दांता भी बनना पसंद नहीं करूंगा।
जो मेरी मेरी वैयक्तिकता को खत्म कर दे। मतलब मशीन के होने का मतलब है कि आदमी की निजता खत्म, खत्म। आदमी नहीं बचा, मशीन हो गई सब कुछ। और होता है ऐसा अनेक बार। यानी ट्रेन बहुत तेज चलती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, वह कहीं रुक गई, खराब हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी व्यवस्था एक एक क्षण में सामने आ जाती है। आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, आपको कोई जरूरी काम नहीं है अपने फोन से, लेकिन इंटरनेट बंद होते ही और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके स्वभाव में एक बेचैनी आ जाती है, क्यों, क्या जरूरत है इसकी। लेकिन हमारी आदतें बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो गांधी जी ने तो कहा कि भगवान नहीं करे कि भारत पश्चिम जैसा उद्योगवाद अपनाए, लेकिन गांधी जी के कहने से क्या होता है। उसमें 30 करोड़ थे भारतीय, वे कहते थे कि मैं तो इन 30 करोड़ लोगों का बुरा नहीं सोच सकता, इसलिए मैं मशीन का पक्ष नहीं लूंगा, मैं मशीन का विरोध करूंगा। गांधी जी कहते हैं कि जो लोग संदेहवादी हैं, संशयवादी हैं, वे मुझसे पूछते हैं कि ये जो दुनिया है ये हथियारों से तो सिर से ऊपर से लेके नीचे तक भरी पड़ी है। हर देश के पास हथियार हो गए, बड़े देशों के पास तो बहुत हथियार है। और ये जो तड़क भड़क वाली दुनिया, ये आडंबर में जी रही दुनिया, इसमें कोई राष्ट्र क्या अपने आप को अलग करके और जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है क्या वह। तो गांधी जी ने कहा कि भाई सादा जीवन, साधारण जीवन यदि कोई एक व्यक्ति भी जीता है ना, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। राष्ट्र की बात तो बाद की है। जब कोई एक ही नहीं करेगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। जब हमारा स्कोर 0 होगा, 0 होगा, तो 0 के आगे आप 0 कितने लगा दो वह 0 रहेगा। लेकिन कोई एक यदि हो गया शुरू करने वाला, उसके बाद में आप कोई सा भी अंक लिख दो, 0 लिखोगे तो 10 हो जाएगा, उसके आगे 0 लिखोगे 100 हो जाएगा, एक के आगे 1 लिखोगे 11 हो जाएगा। और 1 और 1 11, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। तो ये जो गांधी जी का जो दर्शन है मशीन का, यह दर्शन वास्तव में सर्वोद मशीन के विरोध का जो दर्शन है ना, और मशीन के विकल्प के रूप में मानव श्रम के सम्मान करने का जो दर्शन है उनका, वह दर्शन सर्वोदय का दर्शन ही तो है। उन्होंने कहा कि भाई इस समाज में अस्पृश्य कोई नहीं है, गरीब भी नहीं है और पूंजीपति भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हम ये सोचते हैं ना कि जो पूंजीपति है वह तो बस कभी उसको तो नीचा देखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसा है। ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे पैसे वाले लोगों को देखा है जिनकी 10 पीढ़ियां बैठी खाएं तो भी पैसा खर्च नहीं हो। वे इस जीवन में उनको 1 रुपया कमाने की आवश्यकता नहीं, इतना धन उनके पास। लेकिन मोहल्ले के लोगों ने यह निर्णय ले लिया कि हमें इस घर के लोगों से बात नहीं करनी है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग हैं, उनका चरित्र अच्छा नहीं है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, वे चोरी करते हैं और उनमें 10 तरह की बुराइयां हैं, इसलिए पूरा मोहल्ला बहिष्कार करेगा, बात नहीं करेगा। मैंने अरबपतियों की हालत खराब होते देखा है। उनको गरीबों के घर जाके पांव पड़ते देखा है कि हमसे गलती हो गई, आगे से हम ये गलती सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे, लेकिन आप हमसे नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। तो अब आप समझ जाइए कि गांधी जी कहना क्या चाहते हैं कि आप किसी को भी अस्पृश्य नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं उसने ये कहा कि भाई आपको मुझसे शिकायत थोड़ी है, आपको तो मेरी बुराई अच्छी नहीं लगती ना, मैं मेरी बुराई छोड़ दूंगा, छूटती सी छूटेगी, लेकिन आप एक व्यक्ति के नाते तो मेरा सम्मान कीजिए। उस व्यक्ति ने गांधी जी को नहीं पढ़ रखा था, उसने रस्किन को नहीं पढ़ रखा था, उसने टॉल्स्टॉय को नहीं पढ़ रखा था, उसने ईशा पाशोपनिषद नहीं पढ़ रखा था, उसने वृहदकारणोपनिषद नहीं पढ़ रखा था, उसने गीता भी नहीं पढ़ रखी थी,
लेकिन फिर भी वह यह बात कह रहा है कि आप मेरी बुराई से नफरत करो, मुझसे तो न करो। तो ये जो बात है, जो मैंने कहा था ना कि सम्मान की भी न्यासधारिता होनी चाहिए, ज्ञान की भी न्यासधारिता होनी चाहिए। तो गांधी जी ये कहते हैं कि ऐसा समाज चाहिए जिसमें सभी लोग सभी का आदर करें। यदि यदि धन आपने एक जगह केंद्रित कर लिया या आपने और चीजें अपनी एक जगह केंद्रित कर ली तो अच्छा समाज नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई वो कई बार कहते थे गांधी जी कि सवै भूमि गोपाल की, वहां मैं अटक कहा, यानी सारी भूमि गोपाल की है, ईश्वर की है। सवै भूमि गोपाल की, नहीं किसी की माल की, कोई मालिक नहीं है, सारी भूमि सब लोगों की है। ये गांधी जी कहते थे। वे कहते थे भी गोपाल का मतलब चरवाहा, और आज के जमाने में ये जो गोपाल का रूप है ये जनता का है, तो सारी भूमि जनता की है। और गांधी जी ने कहा कि चाहे आप समाजवाद की बात कर लो, चाहे साम्यवाद की बात कर लो, मैं कभी भी हिंसा को स्वीकार नहीं करूंगा। साम्यवाद, मैं साम्यवादियों से भी बड़ा साम्यवादी हूं, इसलिए कि मेरे साम्यवाद में हिंसा नहीं है। और जिस साम्यवाद में हिंसा नहीं होगी वही साम्यवाद, वही बराबरी की स्थिति आपको सर्वोदय तक लेकर जाएगी, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ अच्छा कर पाऊंगा। मैं यदि अहिंसा का सिद्धांत बुरा नहीं है, उसके प्रयोग करने में मैं बुरा हो सकता हूं, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन यह दर्शन बुरा नहीं है अहिंसा का। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया कि अमेरिका का लक्ष्य ये है कि उसके प्रत्येक व्यक्ति के पास कार हो। गांधी जी ने कहा कि मैं यह नहीं चाहता। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता भी कायम रहे। यदि कोई उन्होंने एक तारे का नाम लिया लुब्धक तारा। बोले कि यदि मेरे जस जाती है कि मैं लुब्धक तारे तक जाने के लिए सीढ़ी बनाऊं, अब कोई जा नहीं सकता, तो मुझे उसकी छूट होनी चाहिए। यदि मैं किसी दूसरे का हक नहीं मार रहा हूं तो मुझे मेरे प्रयोगों की छूट होनी चाहिए। ये छूट नहीं मिलती है। लुब्धक तारा, जिसको साइरस बोलते हैं, संस्कृत में इसको मृगव्याध बोलते हैं। लुब्ध का मतलब होता है शिकारी। खैर वह एक अलग विषय है, ज्यादा चमकने वाला तारा है वह। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, फिर तो आदमी की प्रयोग धर्मिता खत्म हो जाएगी या वह कुछ लोगों तक सीमित होकर रह जाएगी। यह नहीं होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये बातें गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत की बातें हैं, गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा की बातें हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का साम्यवाद भी नहीं चाहता कि जिसमें लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो जाए, जैसा कि मैंने अभी लुब्धक तारे वाली बात से समझाने की कोशिश की, और मालिक है वह सरकार हो जाए, ऐसा भी नहीं है। हर चीज का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। उनकी किताब है माई सोशलिज्म, उसमें वे लिखते हैं कि आप रविंद्रनाथ ठाकुर का भी राष्ट्रीयकरण कर दोगे क्या? उनकी कोई वैयक्तिकता रखोगे कि नहीं रखोगे? तो ये संभव नहीं है गांधी जी की दृष्टि में इस तरह का साम्यवाद। वे एक ऐसे साम्यवाद की कल्पना करते हैं, एक ऐसे सर्वोदयी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें अहिंसा हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सत्य हो, जिसमें ईश्वर हो। तो यह थी गांधी जी की सर्वोदय से संबंधित अवधारणा। और यह हमें साफ दिखाई देता है कि यह अवधारणा वास्तविकता के धरातल पर, और हमें यूं दिखाई देती है कि शायद इस पर कभी काम हो नहीं सकता, लेकिन गांधी जी निराश नहीं है। वे तो लेनिन से भी निराश नहीं है। वे तो निराश या नाराज इसी बात पर हैं कि वे जो मार्क्सवादी, जो एक बराबरी का समाज चाहते हैं, उस समाज को पाने के लिए वे हिंसा का सहारा लेते हैं। बस मुझे वो पसंद नहीं है। यदि वे हिंसा का तत्व निकाल दें
तो मैं बहुत बड़ा साम्यवादी हूं। जो साम्यवादी हैं उनसे भी बड़ा साम्यवादी हूं मैं, लेकिन मेरे साम्यवाद में हिंसा नहीं है। मैं ऐसे साम्यवाद का हमेशा स्वागत करूंगा जिसमें हिंसा न हो। तो यह थी गांधी जी की सर्वोदय से संबंधित अवधारणा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कोई नई अवधारणा, नया सिद्धांत, नया विषय लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने इस मित्र को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।